हेलो एस्पिरेंट्स, तो लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। हमारा नेक्स्ट लेक्चर फंडामेंटल राइट्स, और हम इसमें 3 आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आर्टिकल 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, 4 चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो राइट्स होते क्या हैं। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। अधिकार मतलब वो claim of individual that is recognized by society and accepted by state। यानी कि वो राइट्स जो कि सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और जो स्टेट है वो उसे एक्सेप्ट करता है। कंडीशन दैट हेल्प एन इंडिविजुअल इन रियलाइजिंग हिज ट्रू सेल्फ। उन राइट्स के होते हुए हम हमारा पूरा जो ट्रू सेल्फ है उसको पहचान सकते हैं, उसको हम पूरा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हमें फ्रीडम होती है उन राइट्स के थ्रू। हमें कुछ राइट्स के थ्रू हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिससे हम अपने आप को फुली डेवलप कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे कौन सा ऐसा क्लेम है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एक्सेप्टेड बाय स्टेट है। देखो, मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, बट सेम सेक्स मैरिज को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने और सोसाइटी ने अप्रूव नहीं किया। तो हम क्या कहते हैं, ये ऑब्वियसली ये ठीक नहीं है। तो इफ़ इंडिविजुअल हैव ओनली राइट्स, अगर किसी इंडिविजुअल के पास सिर्फ राइट्स होंगे, ड्यूटीज़ नहीं होंगी, तो भी ठीक बात नहीं है, नेशन ग्रो नहीं करेगा। अगर इंडिविजुअल के पास सिर्फ ड्यूटीज़ हैं, कोई राइट्स नहीं है, तो ही विल बिकम स्लेव। तो राइट्स क्या होते हैं, दीज आर द क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड एक्सेप्टेड बाय द स्टेट। देन नेचुरल राइट्स क्या होते हैं। अब हम इसे 2 चीज़ देख रहे हैं, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं और ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो दोज आर ग्रांटेड टू इंडिविजुअल बाय नेचर। एन इंडिविजुअल एन्जॉय दीज राइट्स सिंस बर्थ। जब वो पैदा होते हैं, जब उनका बर्थ होता है, तब से ही इंडिविजुअल जिस राइट को इन्जॉय करता है उसको कहते हैं नेचुरल राइट्स। जैसे राइट टू लाइफ, ऑब्वियसली सबको जीने का अधिकार है, तो राइट टू लाइफ क्या होगा, राइट टू लाइफ एक नेचुरल राइट होगा। राइट टू लिबर्टी, सबके पास फ्रीडम है, तो ये भी क्या होगा, एक नेचुरल राइट होगा। नेचुरल राइट कैन बी टर्म्ड एज फंडामेंटल राइट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ह्यूमन राइट क्या होता है। ह्यूमन राइट वो होता है जो एक ह्यूमन होने के बेसिस पर राइट प्रोवाइड किया जाए, उसको कहते हैं ह्यूमन राइट। These rights become universal in nature after the UN Declaration of Human Right in 1948। अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो आज के तारीख में उसे कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखा जाता है। इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंट्री। तो 2 तरीके के राइट्स होते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल वो होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड करता है, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वो होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड तो नहीं करता है। जैसे मनरेगा, मनरेगा के अंदर क्या होता है, 100 डेज़ ऑफ इंश्योर मजदूरी दी जाती है कि जो लेबर लोग होते हैं उन लोगों के लिए 100 डेज़ ऑफ जॉब होती है जो कि उन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ऐड कैसे हुए, ऐड ऐसे हुए कि जब यूएस के अंदर बिल्स ऑफ राइट को लाया गया, एक ही दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर 10 अमेंडमेंट्स डाले गए, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोचा गया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड दैट हैज़ गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड मोस्ट एसेंशियल टू द इंडिविजुअल to attend to its fullest intellectual, physical and spiritual stature. So without fundamental right, an individual may not be able to develop his fullest capabilities. For this purpose they are called fundamental rights. अब नेचर क्या है फंडामेंटल राइट का, नेचर है कि दीज आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, हैंस जस्टिसेबल। देखो,
फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं एंड कैन बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट क्या है? दीज आर द लिमिटेशन अगेंस्ट स्टेट पावर्स। हमारे पास फंडामेंटल राइट है, इसीलिए हमें कोई भी हायर अथॉरिटी या फिर पुलिस या फिर जो भी है वो हमें परेशान नहीं कर सकते। हमारे पास हमारी कंट्री ने हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, इसीलिए दीज आर द limitations आर बिकॉज द स्टेट हैज़ टू रिस्पेक्ट दोज राइट्स। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट बोलते हैं। द फंडामेंटल राइट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम बिकमिंग द टोटलिटेरियंस, ठीक है। दोज however these rights are not absolute rights. These rights are restricted rights because if the right will be unlimited and uncontrolled, that is absolute, then there will be only crisis and chaos in the society। देखो, फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन वो भी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के साथ। क्यों? क्योंकि वो भी अगर अनकंट्रोल्ड या अनलिमिटेड होंगे तो कोई भी पर्सन कुछ भी कर सकता है। कोई गवर्नमेंट या फिर उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकती अगर वो अनकंट्रोल्ड हो गई तो क्या होता है? इसीलिए फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन सब रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अब वो रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं? अब वो रिस्ट्रिक्शन क्यों करी जाती हैं? रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्यों हैं लोगों पे? टू protect the sovereignty, security and integrity of India, to maintain the public order, morality and decency in the interest of scheduled tribes, advancement of socially and economically backward classes, to maintain friendly relationship with foreign states in case of defamation of individual. Whether these restrictions are reasonable or not, it is decided by the court। अब रीज़नेबल है या नहीं वो क्या करेंगे? वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब डिफरेंस बिटवीन हम फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है हम वो बता रहे हैं। तो देखो, फंडामेंटल राइट जो है वो भी और लीगल राइट है वो भी, वो लीगली एनफोर्सेबल है। लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। और ये क्या है? लीगल राइट्स जो हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल हैं और इनको हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, हमें एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या होता है? आर्टिकल 1 है इंडिया और भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, वेयर एज अ कंपेरेबल आर्टिकल फ्रॉम द US सेज दैट इट इज़ द फेडरेशन ऑफ द स्टेट। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, पहला है यूनियन ऑफ स्टेट और दूसरा है फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि हमारा एक बंधन है, एक 28 स्टेट का एक यूनियन है, इसलिए हम उसको यूनियन कह रहे हैं। लेकिन फेडरेशन का मतलब होता है कि एक लीगल एग्रीमेंट हुआ है उन स्टेट्स के बीच में, उस पूरी कंट्री के लिए, कि वो अगर चाहें तो वो हट भी सकते हैं कि नहीं हमें एग्रीमेंट नहीं वो करना है। लेकिन हमारे साथ क्या है? हमें यूनियन ऑफ स्टेट। देखो आगे पढ़ते हैं। A union of state means that the union is not the result of legal agreement between the center and the state. Therefore, they do not enjoy the right to secede from the union. अगर कोई स्टेट अब कहना चाहे कि नहीं हम तो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकते हैं इंडिया के केस में, लेकिन अदर कंट्री के केस में ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। द स्टेट इज़ क्रिएटेड नियरली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बिकॉज द कंट्री इज़ टू लार्ज टू गवर्न। यानी कि बहुत बड़ी कंट्री होने के कारण हम लोगों ने स्टेट्स को डिवाइड किया जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो सके, ना कि ये कि वो अलग कंट्री बना ले। देखो क्या बोल रहे हैं, 28 स्टेट्स की वजह से ऐसा हुआ। मतलब यूनियन टेरिटरीज डू नॉट टेक पार्ट इन द डिवीजन ऑफ पावर। मतलब हम बोल रहे हैं 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज का क्या सीन होता है? वो ये होता है कि उसे डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है दैट इंडिया और भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट विच इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ द लीगल अग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्टेट। वी आर यूनियन, ठीक है। देन सेकेंड आर्टिकल है पार्लियामेंट। देखो
दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं कि पार्लियामेंट में एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। अब न्यू स्टेट, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट के अंदर क्या बोलते हैं कि जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, ठीक है, वो किसी और कंट्री के अंडर में था, वो हमारे इंडिया में अगर मर्ज होता है तो हम उसे कहते हैं एस्टेब्लिश हुआ है न्यू स्टेट। एग्जाम्पल पौंडीचेरी और करियाकल, दीज आर एडमिटेड विच वॉज फ्रेंच टेरिटरीज नाउ इंक्लूडेड इन इंडिया। तो हम उसको क्या कह रहे हैं, इट एस्टेब्लिशेस, ठीक है। तो पार्लियामेंट हैव द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, और एडमिट का मतलब है कि वो एडमिट कर रहा है, यानी पहले वो किंगडम था, मतलब किसी और राजा या ऐसे मोनार्की में था, जो कि अब इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स के साथ वो हमारे अंदर ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है सिक्किम। आर्टिकल 3 जो है, अब इसमें क्या कहता है, आर्टिकल 3 बोलता है इट कन्फर्स द पावर ऑफ ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज द नेम, एरिया एंड बाउंड्री ऑफ द स्टेट और स्टेट्स। यानी अगर पार्लियामेंट चाहे, सेंटर अगर चाहे, तो किसी भी स्टेट का नेम, एरिया एंड बाउंड्री चेंज कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई, दैट इज़ विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर में देखो, प्रोसीजर ये है, इट मस्ट गेट द बिल अंडर आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 3। तो रिकमेंडेशन होगी किसकी, प्रेसिडेंट की, तो वो क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट बिल कहलाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट बिल कहलाएगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे पास करने चाहिए, ठीक है। अब जो ड्राफ्ट है हम वो देख लेते हैं। एनी सच चेंजेस कैन बी ब्रोट आउट बाय अ बिल दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर ये कोई चेंज चाहिए क्या, कि किसी स्टेट का नेम, एरिया और बाउंड्री हमें चेंज करना है, तो वो हम किसी भी उसमें हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। However, the bill can be introduced only with the recommendation of president. लेकिन the condition is कि president उसको recommend करने चाहिए। Any bill that require recommendation is called government bill. That means the bill is introduced by the council of minister, जो मैंने बताया। A bill under Article 3 cannot be a private member bill. Any member of the parliament other than minister is called private member. However, before introducing the bill, the president shall refer the bill to the state legislature concerned for expressing its opinion on the proposed changes. अगर स्टेट लेजिस्लेचर कहता है, कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता है विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि उनका जो ओपिनियन है वो वही है जो हमारा है। ऑन द अदर हैंड, द स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई ओपिनियन देता है तो प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाइंडिंग टू देम, वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। फर्दर, after its introduction, even if the bill undergoes substantial changes, then also the bill need not have to refer to the state legislature for the second time. अगर मान लेते हैं उन्होंने हामी भर दी कि ठीक है आप लोग ऐसा ऐसा कर दीजिए, और उसके बाद कोई चेंजेस भी होते हैं कि पहले किसी स्टेट का नाम एक्स रखना था और अब उन्होंने कहा नहीं वाई रखते हैं, तो सेकेंड टाइम स्टेट के पास नहीं जाएगा वो बिल। देन when the bill is duly passed by both the houses of the parliament and after getting the assent of the president, it becomes an act. और उसके बाद क्या होगा, जब दोनों हाउसेस में उसे पास कर दिया जाएगा, देन प्रेसिडेंट असेंट करेंगे उसको एंड देन वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। आई होप हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इस लेक्चर में क्या पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट किए, आर्टिकल 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्टिकल
बाकी के आर्टिकल्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन्हीं को कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई और आर्टिकल भी एक्सप्लेन करना चाहिए या बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पर्टिकुलर, वो हम लोग अलग से वीडियो बना के और एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, डू वॉट एवर यू कैन डू, एंड ऑल द बेस्ट।